2021, and now we are going to define what is function of several variable. So let me write here function of several variable. So let f be a function from a subset A of Rn to Rm. Let f from f contained in Rn to Rm be a map. मान लीजिए कि f एक मैप है, A से डिफाइंड है, डोमेन क्या हुआ, A हुआ, और रेंज Rm में है उसकी. अगर यहाँ पे for n is equal to 1, we call f as single variable function. ठीक है, तो n is equal to 1 के लिए क्या हो गया, एक वेरिएबल में फंक्शन हो गया ये, लेकिन रेंज अगर m एक से बड़ा है तो वो फंक्शन क्या हुआ, उसका जो वैल्यू है वो वेक्टर होगी. अच्छा, अब मान लीजिए कि हमने लिया फॉर n is greater than 1, we call f as vector variable function. वेक्टर वेरिएबल फंक्शन या इसी को हम लोग बोलते हैं और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल. फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल. ठीक है, चलिए, अगर मान लीजिए कि हमने फॉर n को रख लिया ग्रेटर देन 1 और m 1 हो गया, तो क्या होगा, फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होगा, रियल नंबर आएगी. तो उसको हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन भी बोलते हैं, या इसको हम लोग स्केलर फील्ड भी बोलते हैं. f is called स्केलर फील्ड. स्केलर फील्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो इसकी वैल्यू जा रही है वो रियल नंबर में जा रही है. रियल नंबर को स्केलर भी बोल देते हैं हम लोग. जब वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो रियल नंबर फील्ड के एलिमेंट क्या होते हैं, स्केलर बोलते हैं. तो ये स्केलर फील्ड भी इसको बोला जाता है. या आप बोल सकते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन. रियल वैल्यूड फंक्शन जिसकी वैल्यू जो है वो रियल नंबर आ रही है. ठीक है, अब अगर हम n को ग्रेटर देन 1 लेंगे और m को भी ग्रेटर देन 1 लेंगे, f को हम लोग, ये दोनों ही फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल हैं, लेकिन ऊपर वाले को क्या कह रहे हैं, स्केलर फील्ड कह रहे हैं. लेकिन m अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो जो वैल्यू होगी वो वेक्टर आएगी. तो f को क्या कह रहे हैं, f इज कॉल्ड वेक्टर फील्ड. इसको हम लोग वेक्टर फील्ड बोलते हैं. ठीक, अब चलिए, अगर मान लीजिए कि फंक्शन, सपोज f is a function from a contained in Rn to Rm. मान लीजिए कि ये एक फंक्शन है हमारे पास, n भी ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पे m भी ग्रेटर देन 1 हमने ले रखा है. ठीक है, सो क्या होगा कि अगर हम कोई पॉइंट लेंगे, टेक x is equal to x1 x2 xn in A, जो कि Rn के अंदर कंटेंट है. क्योंकि Rn के अंदर कंटेंट है इसलिए n टपल होगा इसका हर वेक्टर.
एक्स मान लीजिए ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर के ऊपर हम एफ लगाएंगे तो एफ एक्स आएगा। तो एफ एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ x1 x2 xn लिख सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन वेरिएबल फंक्शन। यहाँ पे x1 की वैल्यू चेंज करेंगे तो भी फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी, x2 की वैल्यू चेंज करेंगे तो भी फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी, और xn की वैल्यू चेंज करेंगे इवन देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल चेंज। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू है, ये जो बना, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा rm में। तो अगर ये rm में जाएगा, इसका मतलब ये जो भी वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू के भी m कोऑर्डिनेट होंगे। तो इसकी ये जो वैल्यू है f ऑफ x1 x2 xn, यानी जो आउटपुट है फंक्शन का, इसमें n कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो डिपेंड करेगा कि x1 x2 xn क्या है, इन सब पे डिपेंड करेगा, यानी x पे डिपेंड करेगा। तो क्योंकि वो x पे डिपेंड कर रहा है, उसको हम f1x लिख दे रहे हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट भी x पे डिपेंड करेगा, सो उसको हम f2x लिख दे रहे हैं। और इसी तरह से जो nth कोऑर्डिनेट है वो भी, अच्छा कितना होगा, m कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा बिकॉज वेक्टर इज इन rm। सो जो mth कोऑर्डिनेट है वो भी x पे डिपेंड करेगा, सो दिस विल बी fmx। ठीक है, और यहाँ पे fi क्या हुआ, वेयर fi हो गया एक फंक्शन हो गया जिसमें इनपुट यानी जो लिया गया है वो क्या है, x है। तो n कोऑर्डिनेट है इसके, यानी n वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। सो rn से ये फंक्शन है और इसकी वैल्यू क्या है, रियल नंबर है। सो rn से r में ये फंक्शन है। ठीक है, तो हर फंक्शन को जो कि rn से rm में है, उसको हम m फंक्शंस में ब्रेक करके लिख सकते हैं, f1 f2 fm में लिख सकते हैं। तो सिंपल में अगर x दोनों तरफ से हटा देंगे तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, f इज इक्वल टू f1 f2 fm। तो एक सिंगल फंक्शन से m और फंक्शंस मिलेंगे। ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन जो है ये वेक्टर फील्ड है, लेकिन ये f1 f2 fm क्या है, ये स्केलर फील्ड है। सो अभी तक जितना हमने किया उसमें आपको कहीं कोई डाउट हो, देन यू कैन आस्क। डू यू हैव एनी डाउट एट दिस पॉइंट, देन यू कैन आस्क। Are you able to understand what I am doing? सर हाँ, वेक्टर फील्ड एक बार फिर से रिपीट कीजिए तो। अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं आपको। वेक्टर फील्ड का मतलब है कि जो रेंज है, वेक्टर फील्ड का मतलब है rm जो है m वो ग्रेटर देन 1 हो, n भी ग्रेटर देन 1 और m भी ग्रेटर देन 1 है, तो उसको वेक्टर फील्ड कर रहे हैं क्योंकि जो वैल्यू है वो वेक्टर आ रही है। और स्केलर फील्ड का मतलब है m इज इक्वल टू 1, यानी ये जो वैल्यू है वो रियल नंबर आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं स्केलर फील्ड। ठीक है, वैल्यू अगर फंक्शन की वेक्टर में आए तो वेक्टर फील्ड, और वैल्यू अगर स्केलर में आए तो उसको हम लोग कहेंगे स्केलर फील्ड। चलिए, अब हम लोग डिफाइन करते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन। अब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन को, इसको देखते हैं हम लोग। सो लेट अस डिफाइन, वी से, तो पहले एक फंक्शन मान लेते हैं, सपोज f is a function from a is a subset of Rn to Rm. Suppose this is a function or this is a map. We say L is the limit of f at a in Rn if given epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that norm of
x minus a is less than delta implies norm of fx minus L is less than एप्सिलॉन। देखो एफ एक्स की वैल्यू कहाँ जा रही है, आर एम में जा रही है, तो ये जो एल है वो कहाँ का एलिमेंट होगा, वो भी आर एम का ही एलिमेंट होगा। तो एक पॉइंट या एक एलिमेंट आर एम का है एल, उसको हम लोग फंक्शन की लिमिट कहेंगे एट ए पॉइंट ए। कब कहेंगे, अगर गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एक्सिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट व्हेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन डेल्टा, ये इंप्लाइज करे कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एल इज लेस देन एप्सिलॉन। मॉड मतलब नॉर्म ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये क्या है, लिमिट की डिफिनीशन है। तो हम आपको सर एग्जांपल, हाँ सर थोड़ा सा आवाज बढ़ाइएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, आवाज अभी थोड़ी बेटर है। यस सर, बेटर। ठीक है। सो सपोज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए कंटेन फ्रॉम आर एन टू आर एम, एक मैप है, फंक्शन है, और एक पॉइंट एल हमने लिया आर एम में, इसको हम लोग लिमिट बोलेंगे एफ की एट ए पॉइंट ए। if given any epsilon greater than 0 and there exists a delta greater than 0 such that whenever the norm of x minus a is in between 0 and delta, it should implies that the norm of fx minus l is less than epsilon। ठीक है, तो चलिए, अच्छा एक चीज और हम लोग लिख लेते हैं। if l is the limit of f at a, then we write it as limit x is going towards a, fx is equal to l। तो लिमिट लिखने का तरीका वही है जो वन वेरिएबल में था, और डिफिनीशन भी लगभग वही है, बस अंतर इतना है कि वहां पे मॉड लगाते थे हम लोग, यहाँ पे नॉर्म हमने कर दिया, सारे मॉड को नॉर्म से रिप्लेस कर दिया। आगे जब आप मैट्रिक स्पेस पढ़ेंगे तो इस नॉर्म को रिप्लेस करके डिस्टेंस फंक्शन डी लगा देंगे हम, तो और जनरलाइज डिफिनीशन हो जाएगी, यानी सिर्फ आर में ही नहीं और बाकी जगह भी हम लोग इसको मैट्रिक स्पेस पे भी डिफाइन कर पाएंगे, बट दैट विल बी इन योर नेक्स्ट कोर्स, दैट इज एनालिसिस थर्ड। वहां पे हम लोग मैट्रिक स्पेस करेंगे तो इस तरह से डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी ऐसे ही चलते हैं। चलिए इसका हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, मे बी कि ज्यादा समझ में आएगा उससे। तो चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? Do you have any confusion at this point? Then you can ask. If no, then let me proceed. So example है, show that limit xy going towards 0 0 fxy is equal to 0 where fxy is equal to x cube upon x square plus y square। ठीक है, ये हमको दिखाना है कि ये लिमिट जो है जीरो आएगी, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स वाई गोइंग टूवर्ड्स 0 0 एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट वी वांट टू शो। ठीक, सो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे ये देखते हैं। इसका मतलब क्या है, इस लिमिट को आने का मतलब क्या है कि गिवन एप्सिलॉन, गिवन an epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that norm of xy
माइनस 0 0। यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया, 0 0 हो गया, तो एक्स वाई माइनस ए लेते, एक्स माइनस ए लेते थे, तो यहाँ पे हो गया एक्स वाई माइनस 0 0। It should be greater than 0 and less than delta, and it should implies that norm of f of xy minus f, so f of 0 0 तो हमें पता नहीं है क्या है, फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, उस पॉइंट पे ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको सिर्फ l को लिमिट दिखानी है, तो l क्या है, l 0 है, ये क्या है, ये l है, ये है l। सो दिस माइनस 0 का नॉर्म इज लेस देन डेल्टा, ये हमको दिखाना है। अब देखो एफ एक्स वाई क्या है, एफ एक्स वाई है एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये जो चीज है ये कैसी है, ये चीज जो है वो रियल नंबर है, तो यहाँ पे नॉर्म हटा के हम मॉड लगा सकते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमको दिखाना है, सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन होगा, वन सेकेंड लेट मी मेक ए करेक्शन, हियर देयर विल बी एप्सिलॉन, दिस इज एप्सिलॉन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, तो ये हमको दिखाना है। और हमारे पास दिया क्या है, ये दिया है कि ये लेस देन डेल्टा, मतलब अगर हमको एक एप्सिलॉन दिया हो तो हम एक डेल्टा हमको ऐसा चूज करना है कि आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो जाए। अच्छा देखिए इसको और कैलकुलेट करके देखते हैं, इसका क्या मतलब है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस 0 0, इसका मतलब हो गया नॉर्म ऑफ एक्स वाई इज लेस देन डेल्टा। इसका क्या मतलब हो गया, नॉर्म ऑफ एक्स वाई कैसे डिफाइंड था अगर आपको याद हो, तो इसको लिखते थे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा। यानी अगर जब भी ये एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जिसको हम एक डेल्टा से छोटा करें, तो ऐसा हो जाए कि मॉड ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाए, इस एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, इसको हमको दिखाना ऐसा होगा, टू शो, हमको दिखाना है कि कोई भी एप्सिलॉन दिया हो तो एक डेल्टा ऐसा नंबर हम निकाल लेंगे कि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इस डेल्टा से छोटी होगी, तो ये जो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो एप्सिलॉन से छोटा आएगा, ठीक है। तो डेल्टा को एप्सिलॉन की मदद से चूज करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मॉड इंटू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, सो यहाँ तो बचा नहीं, यही रह गया, तो मॉड ऑफ एक्स कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं। लेकिन देखो ये जो नंबर है पहले वाला नंबर, इसमें डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा है, पॉजिटिव भी है, तो इस ये हमेशा नंबर क्या होगा, लेस देन 1 होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस नंबर विल ऑलवेज बी लेस देन 1। सो हम इसको लिख सकते हैं लेस देन मॉड ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। डू यू एग्री? अब देखो ये जो मॉड ऑफ एक्स है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स को लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये छोटा होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, क्योंकि इसमें वाई स्क्वायर बढ़ा दिया हमने, ठीक है। लेकिन हम लोग ये मान के चले हैं कि ये लेस देन डेल्टा हमको लेना है, ठीक है। तो अगर हम चूज कर लें, चूज, लेकिन हमको दिखाना क्या था कि ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, है ना, सो और ये डेल्टा से छोटा हो रहा है, तो डेल्टा डेल्टा हमको चूज करना है, तो अगर हम डेल्टा को एप्सिलॉन के बराबर चूज कर लें, तो जब भी ये नंबर एप्सिलॉन से कम होगा तो ये नंबर भी एप्सिलॉन से कम हो जाएगा। हाँ हम जो बोल रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है? आर यू ऑल हियरिंग मी? यस सर। जो हम बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, बाकी लोग? आशुतोष, आशुतोष आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत नहीं है आपको?
आशुतोष, आर यू हियरिंग मी? आलोक दीप, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। अनीस, यस सर। समझ में आ रहा है? अनीश, अनीश, अंकित, यस सर। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। सृष्टि, समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। चंद्रगुप्त, यस सर। और ये आपका नाम क्या है? ये जे एजे जीएल डीओ जेएल जीएल, कौन है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? जे एजे जीएल डीओ जेएल, ये लिखा हुआ है। यस सर। क्या नाम है आपका? आनंद। आनंद जी, अपना नाम से ही ज्वाइन किया कीजिए, क्योंकि हम स्क्रीनशॉट लेंगे अटेंडेंस के लिए और सर फिर हम नाम से ही ज्वाइन किया था, इसमें कुछ इशू हो गया सर। अच्छा ठीक है, तो अभी आगे से कोशिश करिएगा कि नाम लिखा रहे, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके फिर हम अटेंडेंस नहीं ले पाएंगे। ओके सर। खुशबू, समझ में आ रहा है? आनंद, आपको समझ में आ रहा है? यस सर, समझ रहे हैं। खुशबू, खुशबू कुमारी, यस सर। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। निकिता, निकिता, रंजन, यस सर। रोशन, यस। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। रोशन शंकर, हेलो। यस, रोशन शंकर, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। रवि रंजन, यस सर। रूपम, यस सर, समझ में आ रहा है। उज्जवल, यस सर, आ रहा है। सृष्टि, यस सर। विनीत। यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो फिर अच्छी बात है। तो हम, आपने देखा कि इस फंक्शन को मतलब ये जो वैल्यू लिखी थी एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमको एप्सिलॉन से छोटा लाना है, और दिया है कि अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो डेल्टा से छोटा हो जाए तो। ठीक है, तो डेल्टा कुछ ऐसा चूज करना है इस एप्सिलॉन की मदद से। तो हमने देखा कि अगर हम डेल्टा और एप्सिलॉन को इक्वल चूज कर लेंगे तो हम ये काम कर सकते हैं। चलिए, अभी इतना जो ऊपर हमने किया इसको एक रफ वर्क की तरह अगर आप मानिए, ये जितना हमने किया इसको एक रफ की तरह अगर माने हम लोग, तो इसको हम लोग ब्लू कलर से, ये इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। ये हमको दिखाना था, और दिखाने के लिए हमने ये सारा रफ काम किया। ये रफ काम करने के बाद हमको पता लगा कि हमको एप्सिलॉन और डेल्टा को अगर इक्वल चूज कर लें तो ये सारा काम हो जाएगा। तो चलिए हम इसका फेयर प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, सो नाउ गिवन एप्सिलॉन
now given epsilon greater than 0, choose delta to be equal to epsilon, then norm of xy minus 0, 0, this which is equal to under root x square plus y square is less than delta implies norm यहाँ पे मॉड के बराबर हो जाएगा. सो दिस इज एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0, और इसको हम लोग जैसे ऊपर अप्रोक्सीमेट किए थे वैसे ही लिख सकते हैं, इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो कि बराबर हो गया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं मॉड एक्स के, एंड मॉड एक्स फिर से वही काम जैसे हमने लिखा था, लेस देन मॉड एक्स हो गया, एंड मॉड एक्स कितना हुआ, मॉड एक्स जो है वो लेस देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और ये दिया हुआ है कि ये डेल्टा से कम है, और डेल्टा और एप्सिलॉन को हम लोग बराबर लिए हैं, तो ये पूरा एप्सिलॉन से कम हो गया. So hence this function fxy is equal to x cube upon x square plus y square has limit 0 at 0, 0. So 0, 0 पॉइंट पे इसकी लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी. चलिए ठीक है ये प्रूफ. So you don't have any problem at this point. Then let me have another example for you. Is it okay? हाँ. यहाँ पे जो लिमिट 0, 0 हुआ 0, 0, हाँ. कैसे पता 0 ही लिमिट लेके चेक करेंगे तो 0 आएगा. हाँ, ये अभी हमने आपको नहीं बताया कि कैसे हम बोलें कि 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 0 लिमिट है या नहीं ये चेक करना है. ठीक है, तो अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे या नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि ये लिमिट जो है 0 आएगी ये कैसे निकालेंगे. ठीक है. तो अभी आपसे हम बात करते हैं बस 1 मिनट बाद. ओके, सो लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. एक दूसरा एग्जांपल आपको हम देते हैं, और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि लिमिट अगर नहीं दी हुई है तो कैसे निकालेंगे. अभी जो एग्जांपल दे रहे हैं उसमें हम लोग बस चेक कर रहे हैं कि ये जो लिमिट दी है वो उसी को चेक करके देख रहे हैं कि वो लिमिट है या नहीं. ठीक है. सो लेट मी कम टू वन मोर एग्जांपल. आप लोगों ने इस चीज को पहले किया हुआ है. सो एग्जांपल इज show that limit xy upon under root x square plus y square is equal to 0 at 0, 0 means xy is going towards 0, 0. तो हमको इस बार ये दिखाना है. ठीक है. तो इस दिखाने के लिए फिर से हम लोग एक रफ काम करते हैं, और रफ काम में देखते हैं क्या होगा. तो हम लोग एक रफ कैलकुलेशन करके देखते हैं कि ये मॉड ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ -0 जो कि हो गया मॉड ऑफ एक्स वाई
अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं अगर हम लोग, अच्छा चलिए पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ वाई लिख सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये हिस्सा जो है इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। सो दिस इज लेस देन मॉड वाई, एंड मॉड वाई को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज लेस देन डेल्टा। और डेल्टा यानी इसको हमको एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है, तो हम लोग अगर डेल्टा को एप्सिलॉन के बराबर या छोटा ले लें तो काम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे भी ये चीज दिख रहा है यहाँ से कि अगर हम डेल्टा और एप्सिलॉन को एक ही ले लें तो जब भी ये नंबर डेल्टा से छोटा होगा तो ये पूरा नंबर जो है वो एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है? सो व्हाट वी नीड टू डू, गिवन an epsilon greater than 0, choose delta to be equal to epsilon. Then what will happen? Norm of xy minus 0 0 is less than delta and greater than 0 implies mod of xy upon under root x square plus y square minus 0। और जैसे बस पूरा जो ऊपर लिखे हैं वही चीज आप यहाँ रिपीट कर सकते हैं, मॉड ऑफ x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ y, एंड दिस इज लेस देन मॉड ऑफ y, अगेन आई एम राइटिंग द सेम थिंग, इज लेस देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन ये क्या है, यही तो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये हमको दिया हुआ है कि डेल्टा से छोटा है, तो ये डेल्टा से छोटा है और डेल्टा हमारा एप्सिलॉन के बराबर है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया। सो हेंस दिस फंक्शन इज हेंस दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिट एक्स क्यूब वाई क्यूब, नहीं सॉरी हमने क्या लिया था, एक्स वाई लिया हुआ था, लेट मी करेक्ट इट। So limit xy upon under root x square plus y square, this is equal to 0 as xy is going towards 0 0। ठीक है? Do you have any problem at this point? प्रॉब्लम नहीं है? तो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए कुछ एक्सरसाइज आपको दे देते हैं। So some exercises. Number 1, limit. So you have to prove the following. Prove that limit xy going towards 0 0 x cube upon x square plus y square is equal to 0। ठीक है। सेकंड है, नाउ सेकंड प्रॉब्लम, लिमिट xy is going towards 0 0 x cube y upon x square plus y to the power 4 is equal to 0। Now the third problem is limit xy going towards 0 0 xy x square minus y square upon x square plus y square is equal to 0। क्वेश्चन नंबर 4, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लिमिट xy is going towards 0 0 under root x square y square plus 1 minus 1 upon under root x square plus y square is equal to 0। Fifth, limit xy going towards 0 0
xy square upon x square plus y square is equal to 0. And sixth problem, which I am going to write here, limit xy going towards 0, 0 sine x square y plus xy square upon xy is equal to 0. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आप लोग करिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन था आपका कि लिमिट कैसे निकालें, तो चलिए इसके लिए एक फैक्ट हम आपको बताते हैं। फैक्ट, इसको प्रूफ किया जा सकता है। इसका प्रूफ आप देख सकते हैं टीएम अपोस्टल वॉल्यूम 2 में। बुक हम आपको रेफर कर देते हैं। टीएम अपोस्टल, बुक का टाइटल है कैलकुलस वॉल्यूम 2। ठीक है, ये किताब है। इसमें आप देख सकते हैं पेज 251 में और आप चाहें तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। इफ लिमिट xy is going towards 0, 0, fxy is equal to L, and if limit x is going towards a, सॉरी ये a b कर लेते हैं, यहाँ पे a और b पे ये जा रहा है, fxy and limit y is going towards b, fxy both exist, यानी तीनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। then limit y is going towards b, limit x is going towards a, fxy, मतलब क्या करेंगे, पहले इस लिमिट को कैलकुलेट करेंगे और उसमें फिर y is going towards b लगा देंगे। सिंगल वेरिएबल की लिमिट की हो गई। लिमिट x is going towards a, लिमिट y is going towards b, fxy, ये दोनों वैल्यू ले लें। तो इस तरह से लिमिट निकालने पर वैल्यू वही आएगी जो ओरिजिनल लिमिट की, जब दोनों को एक साथ ए बी की तरफ टेंड कर रहे थे तो आ रही थी, यानी इसकी वैल्यू एल के बराबर आएगी। ठीक है, तो आप इस फैक्ट का यूज कर सकते हैं और इस फैक्ट की मदद से आप निकाल सकते हैं कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए। ठीक है ना, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए हमने जो एक्सरसाइज आपको दी हुई है उसमें फंक्शन दिया, हमको निकालना है लिमिट xy is going towards 0, 0 और फंक्शन यहाँ पे लिख दिया x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हम कह रहे हैं इसकी लिमिट आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो दोनों तरह से वेरिएबल को 0 ले जाने पर लिमिट एग्जिस्ट कर जानी चाहिए। ठीक है ना, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और अदर लिमिट्स भी एग्जिस्ट कर रही है, यानी x is going towards 0 and y is going towards 0 सब एग्जिस्ट कर रही है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए। लिमिट x is going towards 0, लिमिट y is going towards 0। ठीक है, ये सारी वैल्यू बराबर आनी चाहिए। x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सब वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। ठीक, तो एक गेस कर सकते हैं, या हम इस तरह से वैल्यू निकालें लिमिट, या तो इस तरह से निकाल लें लिमिट, या हम ऐसे निकालें y is going towards 0, लिमिट x is going towards 0, x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए हमें, चलिए एक्स स्क्वायर
इस थ्योरम में देखिए तीन, ये जो हमने फैक्ट बताया इसमें तीन लिमिट एग्जिस्ट करेगी तब ये फैक्ट वैलिड होगा। एक तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एक इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और एक इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो अगर तीनों लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये बराबर आएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो पता नहीं कि ये तीनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, और हम ये गेस करना चाह रहे हैं कि ये लिमिट की वैल्यू क्या होगी। तो इस लिमिट की वैल्यू को गेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस लिमिट को कैलकुलेट कीजिए, इस लिमिट को कैलकुलेट कीजिए। तो इस लिमिट को कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आएगी मोस्ट प्रोबेबली वही वैल्यू इसकी आएगी, ठीक है। तो मान लीजिए नीचे वाली लिमिट को हम कैलकुलेट करेंगे और x को 0 अगर इसमें रखेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, इसमें y कुछ नहीं बचेगा, और y इज गोइंग टुवर्ड्स 0 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू चेक करेंगे, y को 0 पुट कर देंगे, सो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर ऊपर कट के x बचेगा, और x 0 करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी एक लिमिट हमने निकाल ली, और ये दोनों लिमिट निकाल के अगर इसकी वैल्यू के ये इक्वल आ जा रहा है तो काम हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग ये गेस कर सकते हैं कि लिमिट क्या आएगी, ठीक है। ये डू हैव एनी प्रॉब्लम एट दिस पॉइंट?